हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का एक सेक्शन लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखा जाए इस सेक्शन में कैसे कैसे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि x + 1/x = 5 दे दिया गया है और इक्वेशन देकर के पूछा गया है कि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि उस इक्वेशन में ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करेंगे। ऊपर में x से डिवाइड कर दिए, नीचे में भी क्या करेंगे, हम नीचे में भी x से डिवाइड करेंगे। नीचे में भी x से, ऊपर में भी x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मेरा हो जाएगा, ऊपर में बच गया 15, x कट जाएगा। जब 6x² में जब x से डिवाइड करेंगे तो 6x बच जाएगा, प्लस 15x में जब x से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 15 हो जाएगा, प्लस जब 6 में हम x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/x हो गया। अब ये दोनों को हम एक साथ में करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 15 बटा ये हो जाएगा 6x प्लस 6/x प्लस में यहाँ पर 15 दिया हुआ है, 15 रखेंगे बराबर। अब ये हो जाएगा 15 बटा, इसमें से 6 हम कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x + 1/x प्लस 15 हो जाएगा। अब x + 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 6 × 5 = 30 और 15 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी 6 × 5 = 30 और 15 45 हो जाएगा। तो 15 × 45 यानी कितना हो गया, 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। इस तरह के कहीं भी इक्वेशन आपको मिलेंगे तो ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कीजिए। ऑटोमेटिक ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और उसका आंसर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है ABC में G केंद्रक माध्यिका AD भुजा BC को D पर काटती है। चलिए ABC एक मेरा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि AD जो है BC को D पर काटता है, यानी कि A से D पर एक लंब डाला गया और यहाँ पर दे दिया गया कि AD बराबर कितना दे दिया गया, AD बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर इसका केंद्र जो है, केंद्र को मान लिया केंद्र पर G है, ठीक है। तो जब यहाँ से जब माध्यिका डाला गया तो वो माध्यिका जो होता है 2:1 के रूप में होती है, यानी कि 2:1 में होती है। तो पूरा माध्यिका की लंबाई जो है यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि 2:1 में होती है। तो पूरा ऐसे देख लीजिए तो 2:1 यानी कि पूरा जो ये ऊंचाई है 2 और 1 टोटल 3 अनुपात में है, लेकिन है कितना, 15 सेंटीमीटर। यानी 3 अनुपात का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जीडी की लंबाई पूछा है, यानी जीडी बराबर क्या होगा। तो जीडी की लंबाई कितना है, 1 अनुपात में है और 1 अनुपात का वैल्यू कितना आपका दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो जीडी की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कि √5 + 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a + b √5 दिया गया है और a और b का इसमें वैल्यू पूछा गया है। तो एक फॉर्मेट है ये, ठीक है, एक फॉर्मेट है। यहाँ पर इसका डिटेल जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट के आधार पर ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2ab यानी कि 2√5 = a + b √5 यहाँ दिया गया है। तो 5 या 1 हो जाएगा, यानी 6 + 2√5 = a + b √5 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। जहाँ पर a है वहाँ पर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। जहाँ b है वहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि a बराबर 6 और b बराबर 2, यानी कि 6 और 2 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 4,000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग 8% की वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 10% की वार्षिक दर से और टोटल ब्याज भी दे दिया गया। यानी कि टोटल 4,000 रुपये की राशि है। टोटल 4,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला भाग को 8% पर दिया गया और दूसरे भाग को 10% पर दिया गया। जब किसी भी राशि को 2 भाग में विभाजित किया जाए तो पहला भाग हमारा क्या होगा, पहला भाग वहां पर हम मानेंगे x और दूसरा भाग हो जाएगा मेरा टोटल माइनस x। हो गया। पहले भाग पर 8% के हिसाब से 1 बरस का ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। दूसरे धन पर 10% के हिसाब से 1 बरस का ब्याज मेरा इतना हो जाएगा। अगर पहला भाग दूसरा भाग दोनों भाग को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण जो ब्याज आपको होगा, संपूर्ण ब्याज कितना हो जा रहा है, 352 रुपया हो जा रहा है। अब 8% पर कितना धन दिया गया था, यानी कि 8% पर x धन दिया गया था। x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। नॉर्मल यहां से कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किया जाए, इसका एलसीएम 100 है। 1 0 से 1 0 यहाँ कट करेंगे, इसको सिंपल छोड़ दे रहे हैं, यानी कि हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम पहले एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट। एलसीएम मेरा हो जाएगा 100, तो ये तो 8x हो जाएगा। ये 10 है तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 40,000 माइनस 10x इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया आपका ये 352 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, डिटेल कैलकुलेशन। 100 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 100 आकर के इसमें 100 से गुना करेंगे। 8x माइनस 10x बराबर हो जाएगा माइनस 2x। माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 35,200 हो गया। 100 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर प्लस 40,000 है तो इधर माइनस 40,000 हो जाएगा, माइनस 40,000 हो जाएगा। अब माइनस 2x इज इक्वल टू इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये है आपका 35,200 और ये है आपका 40,000 है। घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमको 4800 वैल्यू मिलेगा, 4800 वैल्यू मिल गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो गया, ये 24 हो गया, यानी कि x बराबर 2400। तो 8% पर कितनी राशि निवेश की गई थी, x राशि, और x का वैल्यू हमको कितना मिला, 2400 मिल गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के कोई भी प्रश्न रहेंगे जिसको 2 भाग में बांटने के लिए, चर्चा 2 भाग में बांटते हुए टोटल ब्याज आपको एक साथ में दिया रहे, तो इस रूप में कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या का योगफल 12 हो और यदि उन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ऑप्शन के अनुसार, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। तो अंकों का योगफल क्या है, 12 है, तो 5 और 1 6, इसका तो अंकों का योगफल 12 हुआ नहीं, चलिए तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत है। 5 और 3 अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन 5 और 3 तो 8 हो रहा है, ये भी गलत है। आगे बढ़ेंगे। 5 और 7, 7 5 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अभी तक सही है। 6 और 3 ये कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर तो 3 गो ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कैंसिल हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट से ही 3 गो ऑप्शन का हम सफाया कर दिए। अब एक ऑप्शन जो बच गया आपका राइट आंसर होगा। आगे भी इसको देखिए, अगर आगे भी इसको देखते हैं कि दोनों अंकों का योगफल तो 12 है, 12 है ही। अब आपस में अंक को बदल दिया जाए तो 5 7 था, अब कितना हो जाएगा, अब 7 5 हो जाएगा, यानी कि इकाई डिजिट दाएं पर आ जाएगा, दाएं डिजिट इकाई पर आ गया। दोनों अंक बदल दिए, तो दोनों अंक बदले तो अब दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, तो ये हो गया 8 1, 18 का अंतर आ रहा है, 18 अधिक है। बदला हुआ जो अंक है मूल अंक से 18 अधिक है, बिल्कुल है। तो ऐसे 2 अंकों की संख्या का जो भी प्रश्न आपको मिलेगा ऑप्शन के अनुसार डायरेक्ट बनाएं, कहीं भी उसमें दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक बल्लेबाज की 12 पारियों में कुछ औसत थी,
तो 12 पारियों में औसत उसका क्या था इसका मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 12 पारियों का औसत मान लिया जाए कि 12 पारियों का औसत x मान लिया जाए, तो टोटल 12 पारी में उसने कितना रन बनाया, योगफल बराबर औसत गुने संख्या, यानी कि 12x उसने 12 पारी में रन बनाया। आगे क्या कह रहा है कि अपने 13वीं पारी में 96 रन बनाया। अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस इसमें 96 अगर करेंगे तो ये जो योगफल मेरा मिला, योगफल 13वीं पारी के रनों का योगफल यहाँ पर मिल चुका है। फिर आगे क्या होता है, अब उसकी औसत में 5 रन बढ़ जाती है। कब औसत में 5 के बढ़ गया, जब 13वीं पारी उसने खेला। तो पहले औसत उसका क्या था, पहले औसत x था, अब 13वीं पारी का औसत कितना हो गया, 13वीं पारी का औसत x + 5 हो गया। पहले औसत x था, अब x में 5 का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि x + 5 हो गया। तो 13 पारियों का औसत x + 5, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या। तो 13 पारियों का रनों का योगफल हो गया ये बराबर 13 पारी के रनों का योगफल, दोनों आपस में बराबर हो गया। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कर लिया जाए तो हो जाएगा 12x + 96 बराबर हो जाएगा 13x + 13 × 5 = 65। x वाला वैल्यू एक साइड करते हैं तो x बराबर यहाँ से हम निकाल लिए, कितना निकाल लिए, x बराबर 31 निकाल लिया गया। x बराबर, इधर प्लस है तो माइनस किया गया, ठीक है, x बराबर 31 निकाल लिए। अब इसमें आगे क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो अब आगे कह रहा है, ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 13वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत क्या होगा। 13वीं पारी के बाद का औसत निकालना है। तो 13वीं के बाद औसत क्या था जी, तो 13वीं के बाद औसत मेरा था x + 5 था, x + 5 था। x का वैल्यू क्या दिया गया है, 31 दिया गया है, यानी कि 31 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 36। 36 क्या होगा, 36 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य, माध्य कहने का मतलब औसत, एवरेज। तो 50 का औसत आपका 40 दिया गया है, तो 50 का औसत 40 दिया, यानी टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। टोटल योगफल क्या था, 2000 था। बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 यानी 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था, यानी कितना कम पढ़ा गया था जी, तो लिखना था हमें 43 और लिख लिया गया 23। तो कितना कम पढ़ा गया था, 20 कम पढ़ा गया था। तो सही योग क्या होना चाहिए, सही योग, किसका सही योग, यानी 50 छात्रों का 50 का सही योगफल क्या होना चाहिए। तो पहले था मेरा 2000, जिसमें 20 हम कम रेड किए थे, अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो सही योगफल मेरा कितना हो गया, सही योगफल मेरा इतना हो गया। क्लियर है, सही योगफल इतना हो गया। अब हमको सही औसत निकालना है, तो सही औसत बराबर हो जाएगा सही योगफल बट्टा टोटल संख्या। यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम, और 5 से ये कटने वाला डिजिट है, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 5 चौका 20, 0 होगा, नहीं जाएगा 0, फिर 5 चौका 20 यानी कि 40.4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। उसको लिखना था 43, उसने लिखा कितना, 23 लिखा, यानी कितना कम लिखा, 20 कम लिखा है। तो 20 कम लिखा तो उसका सही योगफल क्या होना चाहिए, नहीं पहले योगफल था उसका टोटल 2000 था, जिसमें 20 कम था, तो सही योगफल हमको क्या करना पड़ेगा, उस योगफल में 20 को जोड़ना पड़ेगा। उस योगफल में हम 20 को जोड़ दिए, यानी सही योगफल मेरा मिल गया। सही योगफल जब मिल गया तो औसत बराबर योगफल गुने संख्या हो गया। आगे बढ़ेंगे, हाँ देखते हैं, इसमें 8 नंबर में दिया गया कि 2 कंटेनर ए तथा बी, जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया गया है, यानी कि कंटेनर ए है और कंटेनर बी है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो अलग अलग दिया गया है। ए में दूध पानी इतना है, बी में दूध पानी इतना है। फिर आगे कह रहे हैं कि किस अनुपात में उसे मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। तो यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी दिया गया है, सेकंड क्वांटिटी दिया गया और मिक्स क्वांटिटी दिया गया है। तो फर्स्ट क्वांटिटी में देखिए, या तो मिल्क से चलेंगे फिर या वाटर से चलेंगे। क्लियर है, तो मिल्क इसमें कितना दिया गया है, 4:1, यानी कि ओवरऑल पूरा ये कंटेनर, फर्स्ट में कंटेनर ए के
ओवरऑल मिश्रण में दूध कितना है, तो दूध इसमें 4/5 भाग दूध है। कंटेनर बी में दूध कितना है, ये दूध है 5 अनुपात और पानी है 2 अनुपात, यानी कि पूरा ओवरऑल कंटेनर बी में दूध कितना है, तो 5/7 भाग दूध है, क्योंकि 5 और 2 टोटल 7 मिश्रण में से 5 मेरा दूध है, यानी कि 5/7 हो गया। फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी। अब मिक्स क्वांटिटी क्या दिया है, मिक्स क्वांटिटी के बाद में बारे में देखा जाए तो मिक्स क्वांटिटी में दूध और पानी का अनुपात 7/2, यानी कि टोटल मिश्रण है 9 अनुपात का, जिसमें दूध कितना है, तो दूध है 7/9 भाग है। अब इसमें से क्या करते हैं, दोनों का हमको मात्रा का अनुपात निकालना है। तो मात्रा का अनुपात कैसे निकलेगा, जब मिक्स क्वांटिटी से सेकेंड क्वांटिटी को हम घटाएंगे, मिक्स क्वांटिटी से जब सेकेंड क्वांटिटी को घटाएंगे तब क्या मिलेगा हमको, मिक्स क्वांटिटी से क्या करते हैं कि सेकेंड क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे। तो मिक्स क्वांटिटी मेरा क्या है, 7/9 है। मिक्स क्वांटिटी है मेरा 7/9 और सेकेंड क्वांटिटी क्या है, 5/7। जब इस रूप में घटाएंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का मात्रा का अनुपात मिलेगा, और जब इस रूप में घटाएंगे तो सेकेंड क्वांटिटी का मात्रा का अनुपात मिलेगा। तो ये हो गया आपका, इतना हो गया। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5 माइनस 7/9 हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 7 49, 7 7 49, 9 5 45 हो गया। ये दोनों का रेशियो निकल रहा है। एलसीएम लेंगे तो 9 5 45 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, 7 5 35 हो गया। आगे इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पर कितना, 49 है और 45, 49 से जब 45 घटेगा तो 4 बच जाएगा, यानी कि 4/63 अनुपात ये हो जाएगा 1/45 हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। यहाँ से बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे 9 7 63, 9 5 45, 5 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 5 20 अनुपात 7 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। जब इस तरह के एलिगेशन के जब प्रश्न रहेंगे और फर्स्ट बर्तन दिया है, सेकंड बर्तन दिया है, मिक्स बर्तन दिया गया है, तो दोनों ये दूध और पानी दिया है तो फिर या दूध से बनाइए या फिर पानी से बनाइए। जैसे मैं दूध से बनाया, आप पानी से भी बनाएंगे तो सेम रेशियो इसका 20/7 ही मिलेगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि नल ए टंकी को 20 मिनट में भरता है और जबकि नल बी 30 मिनट में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। नल ए जो है 20 मिनट में भरता है, नल ए 20 मिनट में भरता है, और नल ए जो है टंकी को 20 मिनट में भरता है और नल बी जो है उसे 30 मिनट में भरता है। फिर कह रहा है कि अरे दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में भरेगा। तो इस प्रोजेक्ट में टोटल कितना यूनिट का वर्क है, वर्क निकालने के लिए दोनों का हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस पूरा प्रोजेक्ट में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। इस पूरा प्रोजेक्ट में 60 यूनिट का वर्क है। कितना यूनिट का, 60 यूनिट का वर्क है, 60 यूनिट का वर्क है। अब दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे, ए का और बी का। तो कार्य क्षमता कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क बट्टा ए का काम। तो 60 बट्टा जब 20 करेंगे तो ए का क्षमता हो गया 3, 60 बट्टा जब 30 करेंगे तो बी का क्षमता हो गया 2, यानी कि इसका क्षमता है 3 अनुपात, इसका क्षमता है 2 अनुपात। अब दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में करेंगे, तो काम मेरा कितना है, टोटल 60 यूनिट का वर्क है और ए का क्षमता है 3 अनुपात, बी का क्षमता है 2 अनुपात। तो 3 और 2 कितना, 5 क्षमता वाला इसे कितने समय में करेंगे, तो हो जाएगा 5 क्षमता वाला कितने समय में करेंगे, तो 12 मिनट में करेंगे। 5 क्षमता वाला 12 मिनट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि 10 रुपया में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपया में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पर क्रैमुल आपको दे दिया गया है कि 10 रुपया में 6 की दर से बेचा गया, यानी कि एक केला का क्रैमुल निकल गया। फिर आगे कह रहा है विक्रयमूल्य, बेचा गया कितना में, तो 6 रुपया में 4 की दर से बेचा गया, यानी कि 6/4 हो गया यहाँ पर। अब इस जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 ये 10 चौका 40 हो गया, यानी 40 रुपया में खरीदा, 6 6 का 36 रुपया में बेच दिया,
40 में खरीदा है और 36 में बेच दिया है, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। और वो लॉस परसेंट कितना होगा, तो 40 में खरीद के 36 में बेचा है तो 4 गो का लॉस हुआ, यानी कि लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस गुना 100, लॉस गुना 100 बटा क्रैमुल हो जाएगा। क्रैमुल कितना है, 40 है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, बराबर लॉस परसेंट कितना हो गया, लॉस प्रतिशत हो गया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी। कितने देर यानी समय का यूनिट पूछा गया है, समय, और वो भी सेकंड में पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करता है, या सुरंग को पार करता है, या प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई आप प्लस में पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है। टोटल आपका डिस्टेंस एक ये चाल जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, इसलिए चेंज करेंगे कि दूरी हमारा मीटर में दिया गया है और समय हमसे सेकंड वाला पूछा गया है, तो चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड वाला चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 63, 9 दूना 18 हो गया। यहाँ से इसको जोड़ते हैं हम, तो जोड़ने के बाद हमको यहाँ पर मिल गया 700 बटा ये 7 गुना 5, 7 5 35 हो गया, और 2 को हम नीचे से ऊपर भेज देंगे। चलिए यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 35 दूना 70, 20 हो गया, 20 दूना 40 सेकंड का समय लगेगा उस 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 210 मीटर लंबे गुफा यानी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लगेगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल कर गया। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि विद्यार्थी ने क्या किया कि 20% तो अंक प्राप्त किया ही किया और 30 अंकों से फेल कर गया। एक ही चीज सोचिए कि अगर 30 नंबर और उसके पास में होता तो उसका रिजल्ट क्या होता कि वो विद्यार्थी पास हो जाता। क्लियर है, वो विद्यार्थी क्या होता, पास हो जाता। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया। एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 42 नंबर अधिक मिला उसको, यानी 32% जो नंबर लाया है और जो पास नंबर था उससे 42 नंबर अधिक मिला है। अगर उसके पास 42 नंबर ना भी होता, उसका माइनस भी अगर 42 नंबर हो जाता तो क्या होता, वो पास हो जाता। यानी कि दोनों पास बराबर पास, दोनों क्या हो गया, पास बराबर पास, दोनों पास मार्क्स है मेरा। इधर 32% है, इधर 20% है, तो 32 में से 20 को घटाएंगे तो हो गया मेरा 12%। इधर +30 है, इधर -42 है, जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, मेरा 72 हो गया। यानी कि 12% बराबर 72, तो 12 छक्के 72, 1% का वैल्यू आ गया 6। 00 इधर लगा दिए, 00 इधर भी लगा देंगे, तो कितना हो गया, 600 नंबर का एग्जाम हो गया। यानी परीक्षा कुल कितने अंकों का था, तो 100% का कोई भी एग्जाम होता है 100% का, और 100% का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ABC एक कार्य को, ABC जो है एक कार्य को ये 6 घंटा में करता है और B जो है उस कार्य को 4 घंटा में करता है, जबकि C जो है उस कार्य को 12 घंटा में करता है। तो तीनों मिल करके, कहने का मतलब है तीनों मिल करके यानी कि A + B + C उस काम को कितना समय में करेगा। तो यहाँ पर इस पूरा प्रोजेक्ट में कितना यूनिट का वर्क है पहले निकाल लेते हैं। तो ये बताएगा LCM, तो LCM इसका आ गया कितना, 12 हो गया, 12 LCM हो गया। अब तीनों का हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकलता है, टोटल वर्क बट्टा A का वर्क, तो 12/6 करेंगे यानी कि A का हो गया 2 अनुपात, 12/4 करेंगे B का हो गया क्षमता 3 अनुपात, 12/12 करेंगे तो C का क्षमता हो गया 1 अनुपात। तीनों मिल करके अब 12 यूनिट का वर्क है, कितने समय में करेंगे निकालना है। तो A करेगा 2 यूनिट, B करेगा 3 यूनिट, 3 2 5 1 6 यूनिट, यानी तीनों मिला करके 1 घंटा में 6 यूनिट का वर्क करता है।
तो पूरा वर्ग कितना समय में करेगा, पूरा वर्ग कितना समय में करेगा, तो 12 घंटा में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। दिया गया है कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से ब्याज की दर क्या हुआ कि 8% से 7.3/4 7.3/4 कहने का मतलब 0.75% कर दिया गया। तो पहले था 8%, अब हो गया क्या 7.75% अब हो गया। तो कितना परसेंट का कमी आया, तो 0.25% का कमी आया। कितना का कमी आया, 0.25% का कमी आया। लेकिन उसकी कमी आया है कितना, कमी आया है कितना, तो 61.50 का कमी आया है। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। तो चलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। हम ये साइड में 4 से गुना करते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 100% आ गया। जब इस साइड में 4 से गुना किए तो इधर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो 0 0 0 हो जाएगा। 4 5 20 का 0 हो जाएगा 2, 4 एकम 4 2 6 हो गया, 4 छक्का 24 हो गया। यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया 24,600, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, बर्तन में से 12 लीटर दूध निकाल करके उसके स्थान पर समान मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। क्लियर है, यानी कि 60 लीटर टोटल मात्रा था, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि परिणामी मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और वहां पर पानी मिला दिया गया, तो शेष बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी। तो वैसे जब प्रश्न रहेंगे तो वैसे प्रश्न को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसकी जो शुद्ध मात्रा लास्ट में कितना बचा बराबर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई बट्टा x के पावर n। ठीक है, जहां x बराबर कुल मात्रा, प्रारंभ में कुल मात्रा x बराबर हो जाएगा, y बराबर निकाला गया मात्रा, y बराबर क्या हो जाएगा, निकाला गया मात्रा, y बराबर निकाला गया मात्रा हो जाएगा। और n जो है, n बराबर कुल प्रक्रिया कितनी बार हुई, कुल प्रक्रिया निकालना है, जो कि n बताएगा। कुल प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई ये n बताएगा। तो इसका कैलकुलेशन किया जाए। प्रारंभ में मात्रा 60 लीटर का था, 1 माइनस वाई कितना था, निकाला गया कितना 12 निकाला गया, बटा में 60 हो जाएगा कि पावर 2, यानी टोटल प्रक्रिया 2 बार की गई है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 12 पाँचे कैलकुलेशन करेंगे तो 12 पाँचे 60 हो गया, 12 पाँचे 60 हो गया, यानी कि 60 इंटू 5 एक और 1 घटेगा तो 4/5 हो जाएगा, यानी 4/5 गुना 4/5 हो जाएगा। 5 से घटेगा 12 बार में, तो 4 चौका 16 में 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुना यानी कि 192 हो जाएगा, 192/5 यानी कि हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 आठी 40, 5 चौका 20, 38 कितना हो गया, 38.4 लीटर उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा बच गई। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि ए एवं बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया गया है कि 3:4 है। फिर आगे कह रहा है कि ए तथा सी की वर्तमान उम्र भी दे दिया गया, यानी कि ए बी दे दिया, ए बी सी 3 मेंबर है। चलिए तीनों को मिला करके बनाते हैं। तो ए और बी का अनुपात दे दिया 3:4 दे दिया। फिर क्या दे दिया, ए और सी का दे दिया 1:2 दे दिया, ए और सी का 1:2 दे दिया। अब रेशियो हमको बैलेंस करना है। जब ये 3 है तो इस रेशियो को भी बैलेंस करते हैं। इस रेशियो में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हो गया 3 और सी का हो जाएगा 6। 3 3 दोनों आमने सामने बराबर, यानी रेशियो आपका बैलेंस हो चुका है। तो ए है 3:, बी है 4:, जबकि सी है 6:। ए बी सी का वर्तमान उम्र हमको मिल चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 बरस के पश्चात, यानी 6 बरस के बाद एबीसी के उम्रों का योगफल 96 बरस है। तो ए का वर्तमान हो गया मेरा 3x + 6 बरस बाद लेकर के आ गए। बी का वर्तमान है मेरा 4x + 6, यानी 6 बरस बाद बी को लेकर आ गए। सी का वर्तमान है 6x + 6 बरस बाद सी को भी लेकर के आ गए। और तीनों का योगफल कितना है, 96 बरस है। 6 बरस बाद तीनों का योगफल
96 बरस है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए तो 3x 4x और 6x टोटल हो जाएगा 13x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 96। तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, इधर ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा और हो जाएगा कितना 78 हो जाएगा, यानी कि 13 छक्के 78। x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। जब x बराबर 6 हो गया तो a की वर्तमान उम्र पूछा गया है, तो a की वर्तमान कितनी बरस थी, 3x थी, और x बराबर 6 तो 3 छक्के 18। a की उम्र कितना हो गया, a का उम्र हो गया 18 बरस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में चलेंगे, जहां दिया गया है एक जहाज की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वह 91 किलोमीटर धारा के साथ जाती है, फिर वापस आने की प्रक्रिया में टोटल 20 घंटे का समय लेती है, तो नदी के बहाव की गति क्या होगी। तो बोट एंड स्ट्रीम में जब आप चैप्टर उठाइएगा तो कोई नाव हो, नाविक हो, तैराक हो या जहाज हो, स्टीमर हो, उसका चाल को हम लोग x लेकर के चलते हैं, जहां x बराबर क्या दिया हुआ है, जहां x बराबर दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर y का वैल्यू हमसे पूछा गया है, यानी कि धारा का चाल पूछा गया है, तो धारा का चाल क्या होता है, y किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो निकालने के लिए बोला गया है। धारा के दिशा में देखिए, एक तरफ से जाएगा दूसरा तरफ से आएगा, तो जब जाएगा तो धारा के दिशा में पड़ेगा, तो जाने में उसका जो चाल होगा x प्लस y होगा, ठीक है। तो 91 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जब धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई, जहां पर x का वैल्यू 10 दिया है और धारा का चाल नहीं दिया है, उसको y ही रहने देते हैं। क्लियर है। फिर उसी 91 किलोमीटर डिस्टेंस को उधर से जब रिटर्निंग आएगा, तो रिटर्निंग आएगा तो एक तरफ से गया तो धारा की दिशा में पड़ा, उधर से जब आएगा तो धारा के विपरीत होगा, और धारा के विपरीत चाल हो जाता है x माइनस वाई। एक्स का वैल्यू 10 दिया गया है, जाने में और प्लस आने में, टोटल आने जाने में समय 20 घंटा लगा है, आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 910 माइनस 91 वाई प्लस हो जाएगा 910 प्लस 91 वाई प्लस 91 माइनस 91 कैंसिल, और a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर कितना है 20 दिया गया है, 20 दिया गया है। यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन हम करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन मेरा होगा, तो कैलकुलेशन किस में होगा, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1820 बराबर हो जाएगा 20 गुना 100 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये कटेगा 1 0 से 1 0 और 2 से ये कटेगा कितना बार में, 91 बार में, सॉरी 2 से ये कट गया, 2 9 18 81 बार में कटेगा। ये कटेगा कितना बार में, ये 2 से कटेगा, 2 से इसको 1 0 से 1 0 काटिए, 2 से काट देंगे, 2 9 18 2 1 2, 91 बार में कट गया, यानी कि 91 बराबर हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर। इधर जब आकर के घटेगा तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी y क्या था जी, तो y था नदी की बहाव की गति, यानी धारा की चाल थी, धारा की चाल क्या था y था, और y बराबर कितना मिल चुका है, तो y बराबर 3 मिल चुका है, यानी कि धारा की गति क्या हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना इतना है। तो देखिए दोनों धनात्मक संख्या, तो जब किसी संख्या के साथ अनुपात लगा रहता है तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ x लगा देते हैं। तो पहला था 4x और दूसरा क्या था, पहला था मेरा 4x और दूसरा क्या था, पहला था 5x और दूसरा था 4x। अगर इसका एलसीएम की बात की जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20x, और इसका एचसीएफ की बात किया जाए तो इसका एचसीएफ हो जाएगा x हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 18,000 है, यानी कि 20x गुना x बराबर कितना है 18,000 है। दोनों को गुना करते हैं तो 20x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा
18,000 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 20 से ये कटेगा कितना बार में, 900 बार में, तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो गया 900, x स्क्वायर बराबर 900, तो x बराबर √900 यानी कि x बराबर 30 मिल गया। जब x बराबर 30 मिल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 4 और 5 कितना हो गया 9x, यानी दोनों संख्याओं का योगफल दे दिया गया है 9x और x बराबर हम 30 निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा, यानी कि 270। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि x + 1/x बराबर 2 दे दिया गया, x + 1/x बराबर 2 दे दिया गया है और इसका क्यूब पूछा गया है, तो बोथ साइड इसका क्यूब हम करेंगे तो हो जाएगा ये आपका a³ + b³ + 3a × b × a + b हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये तो आपका कट गया। x + 1/x बराबर क्या होगा, x + 1/x बराबर 2 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 होगा, तो 2 × 6 हो जाएगा, ये यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, और 6 उधर जब माइनस होगा, 6 जब उधर माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, x³ + 1/x³ बराबर, इधर +6 है तो उधर -6 होगा, यानी कि जब 8 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या दे दिया 25 सेंटीमीटर, सिलेंडर का त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई की बात की गई है, ऊंचाई दे दिया गया 42 सेंटीमीटर और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सिलेंडर यानी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। वैल्यू पुट कर दिया जाए, पाई का वैल्यू 22/60 पुट करेंगे, आर आपका दे दिया गया है 25 दिया है और हाइट इसमें 42 दे दिया गया है, तो हो जाएगा कितना 7 × 6 = 42 हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 × 6 = 150, 150 हो गया, 22 दूना 44, तो 15 चौका 60 का 0, 15 चौका 60 6 66 और एगो 0 और लगा देंगे, कितना हो गया उसका 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है और BC बराबर BC पर D मिलाता है, यानी कि इसका पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज चलिए त्रिभुज ABC है, फिर कह रहा है कि कोण A का आंतरिक द्विभाजक है जो BC को D पर मिलाता है। चलिए कोण A का आंतरिक द्विभाजक BC को D पर मिला दिया। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर यहाँ देखिए BD बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया, BC बराबर 7.5 यानी BC बराबर 7.5 दे दिए, यहाँ से यहाँ तक का 7.5 है। ये ध्यान दीजिए जब ये 5 है तो ये कितना होगा 2.5 होगा, तब ना तो पूरा मिला करके 7.5 हो जाएगा, यानी B से लेकर के C तक 7.5 है, पहले से ये दे रखा है कि 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो जब कोई त्रिभुज को कोण A से कोण A का आंतरिक द्विभाजक BC पर डाला जाता है, तो BC पर जब डाला जाता है तो इसका एक फॉर्मेट बनता है, वो फॉर्मेट क्या हो जाता है, तो फॉर्मेट हो जाता है कि BD बट्टा CD बराबर हो जाता है AB बट्टा AC के बराबर हो जाता है, AB बट्टा AC के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, AB बट्टा AC का वैल्यू पूछा गया है। अब BD बराबर क्या दिया है, BD बराबर चलिए BD बराबर हमारा 5 दिया हुआ है और CD बराबर कितना दिया है, CD बराबर 2.5 दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका AB बट्टा AC बराबर यहाँ निकाल लिया जाए तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो गया, कितना हो गया 2.2:1। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब कोण A से आंतरिक द्विभाजक जब डाला जाएगा तो इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई का अनुपात होगा इनके लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में लंगड़ा भिन्न मिल गया, इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न।
लंगड़ा भिन्न का कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। लंगड़ा भिन्न का कैलकुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन किया जाए, ध्यान देंगे, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा मेरा 3 1 3 1 4/3 हो जाएगा। ये पूरा का क्या हो जाएगा, पूरा का 4/3 हो जाएगा। इसका 4/3 हो जाएगा पूरा का। 3 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेज देंगे, 3 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेजेंगे, 3 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेजिए। अब 4 एकम 4 3 7, अब 7/4 हो गया, ये हो गया 7/4। 4 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेजेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, अब 11/7 हो गया। 7 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेज देंगे तो ये हो गया था 11। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 हो गया मेरा 18। 11 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेज देंगे तो कितना हो गया, 11/18 आपका आंसर मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नीचे से डायरेक्ट ऊपर बढ़ेंगे स्टेप वाइज स्टेप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बैट्समैन ने 50 रनों के स्कोर के साथ 40 पारियां खेली। क्लियर है, तो 40 पारियों का औसत दे दिया 50, तो कुल रन कितना हो जाएगा जी, कुल रन कितना हो जाएगा, तो टोटल 2000 रन उसने बनाया, 2000 रन उसने बनाया। फिर आगे कह रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 72 अधिक है। उसका जो अधिकतम स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से 72 अधिक है, तो उसका न्यूनतम क्या होगा, कुछ तो न्यूनतम होगा ना। उसका न्यूनतम मान लिया जाए x, तो उसका अधिकतम क्या हो जाएगा, उसका अधिकतम क्या हो जाएगा, x + 72 हो जाएगा। चलिए अभी इसका चर्चा विशेष हम नहीं करेंगे, बस जो क्वेश्चन में दिया था ये हम मेंशन कर लिए हैं। फिर आगे दिया है यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों को जब हटाइएगा, आज टोटल आप खेल रहे थे 40 गो पारी, तो दोनों को हटाने के बाद 38 पारी न बच गया जी, 38 पारी यहाँ बच गया है। अब 38 पारी बच गया तो उनकी शेष पारियों का औसत क्या हो गया, शेष पारियों का औसत 48 हो गया। तो शेष पारियों का औसत जब 48 हो गया तो 38 पारियों में उसने कितना रन बनाया, अब वो चीज हमको निकालना है। तो 48 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 का 4 6, 8 का 32, 32 और 6 38 हो जाएगा। 3 8 24 का 4 2 4 3 12 और 2 14 हो गया, यानी कितना हो गया, 1824 हो गया। इसका क्या हो गया, 1824 हो गया। अब अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम इसमें से हटा दिए हैं। अब एक चीज बताइए, जब टोटल पारी में से इस पारी को घटा देंगे, यानी 40वीं पारी में से जब 38वीं पारी को घटाएंगे तो अधिकतम क्या हमको मिलने वाला है, अधिकतम रन प्लस न्यूनतम रन का योगफल मिलने वाला है। कितना मिलेगा, घटा लेंगे, घटा लेते हैं। चलिए यहाँ 6 मिल गया, 6 मिल गया, ये 7 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, फिर 1 हो गया, 176 मिला। कितना मिला, 176 मिल गया। अधिकतम रन मेरा कितना था, तो x + 72 था। चलिए यहाँ भी x + 72 हो गया, x + 172 मेरा अधिकतम था। न्यूनतम कितना था, x था, प्लस x ले लिए बराबर 176, तो 2x हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। जब 172 घटेगा तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना मिल गया, तो चलिए x बराबर हमको 2 मिल चुका है। x बराबर क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब पूछा गया आपसे कि अधिकतम स्कोर क्या था, तो अधिकतम स्कोर उसका क्या था, x + 72। अधिकतम स्कोर क्या था, x + 172, और x बराबर 2 निकाल चुके हैं, यानी कि 2 + 172 बराबर क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि 5 बरस दे 2400 रुपया 10% दर से बराबर वार्षिक किस्तों में चुकित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रत्येक किस्त जो होता है 100% होता है। आपने कोई वस्तु खरीदा और टोटल देना है आपको 2400 रुपया, वहां से फिक्स कर दिया गया कि 10% के हिसाब से आपको 5 बरस में देना है। तो आपने जब वस्तु को खरीदा
उस समय कुछ आप पैसा देंगे, फिर एक एक बरस के बाद आप पैसा देंगे। तो प्रत्येक किस्त पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक किस्त जो होता है, प्रत्येक किस्त 100% के बराबर होता है। प्रत्येक किस्त 100% के बराबर होगा। तो 100% जब पहले आप वस्तु को खरीदे तो 100% उसको दिए, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं लगा। शुरुआत में वस्तु खरीदे, आपने दिया तो जो भी देना था 100% आप दिए। जब एक बरस बाद देने जाइएगा, एक बरस का 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। जब दूसरा बरस देने जाइएगा तो 10% के हिसाब से 2 बरस का ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उस रूप में 3 बरस का 130 हो जाएगा। पहला बरस दिए नो इंटरेस्ट, दूसरा बरस दिए 110 दिए, तीसरा बरस दिए, चौथा बरस दिए। आज जब 5वां बरस जाइएगा तो 140% लेगा, जबकि टोटल लेगा कितना, 2400 रुपया आपसे टोटल लेने वाला है। यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 100 500 हो गया, 40 30 70 70 20 90 या 100, यानी कि टोटल 600% का आपको भुगतान करना है। लेकिन करना है कितना, 2400 का 600% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू कितना, 6 चौका 24, 1% का वैल्यू 4 आ गया। तो प्रत्येक किस्त कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रत्येक किस्त का मान 100% होता है। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। आज के सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन है। देखा जाए, दिया गया है कि एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तब गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसकी दूरी क्या होगी, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हो जाएगा x गुना y, कोष्ट में फिर करेंगे x गुना y और कोष्ट में लेंगे t1 प्लस t2, कोष्ट में क्या लेंगे, t1 प्लस t2 बटा में हो जाएगा x माइनस y इंटू 60 हो जाएगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि समय का यूनिट आपका मिनट में दिया है, उसको घंटा में बदलेंगे 60 से डिवाइड करके। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ x बराबर पहला चाल है आपका 40 किलोमीटर, y बराबर दूसरा चाल है आपका 30 किलोमीटर, x प्लस t1 प्लस t2, तो t1 क्या है आपका 12 है। इसमें ध्यान रखेंगे ये पहले दिया हुआ है और ये बाद में दिया है, तो समय पहले या बाद दिया रहेगा, यानी अपोजिट रहेगा तो जोड़ेंगे। यहाँ भी पहले रहता, यहाँ भी पहले रहता, तो सेम रहेगा तो घटाएंगे, सेम में घटाएंगे, अपोजिट में जोड़ेंगे। यहाँ पहले था, यहाँ बाद में था, पहले बाद है तो जोड़ेंगे, सेम रहता तो घटा देते। कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 4, चलिए 12 4 16 हो गया। बटा में x माइनस वाई करते हैं तो 40 में से जब 30 को घटाइएगा तो 10 ही आएगा। बटा में 6 दिया है तो 30 दूना का 60, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 दूनी का 4, 16 दूना 32 किलोमीटर का उसका 32 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस था। टोटल 32 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो आज का ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सभी प्रश्न जो आपने देखा, इस टाइप के प्रश्न आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।